गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 भारत की न्यायपालिका के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें मैं बताऊंगी कि भारत की न्यायपालिका जो है किस प्रकार से कार्य करती है, उसमें क्या क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं भारत की न्यायपालिका के बारे में। संघ राज्य में 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका जो होती है उसे जो है न्याय ना मानने वालों को सजा जो है देती है, जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित है। ऐसे विशिष्ट अंग को हम न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का विस्तृत अध्ययन जो है अब हम आगे करते हैं। भारतीय संघीय शासन है। संघीय मतलब समुदाय में रहने वाला, समुदाय के साथ, व्यवस्था के साथ चलने वाला शासन है। इसमें जो बताई गई है उसको एक सूत्रीय न्याय पद्धति कहा जाता है। इसे सीढ़ीनुमा या सोपानबद्ध भी कहा जाता है। भारत की न्यायपालिका की रचना पिरामिड आकार की है। पिरामिड आकार की मतलब क्या होता है, इसमें जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो है सबसे नीचे जो है ट्रायल कोर्ट, उसके ऊपर जो है जिला न्यायालय, उसके ऊपर जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आदि के बारे में बताया गया है। तो इसको जो है सीढ़ीनुमा इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर उच्च न्यायालय, फिर उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय आता है, जिसके अनुसार सबके ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय आती है। मध्य में राज्यों की उच्च न्यायालय आती है और उसके नीचे अधीन जिला न्यायालय तथा तालुका एवं अधीनस्थ न्यायालय आदि वगैरह आती हैं। विशिष्ट न्यायालय, ट्रायल कोर्ट और अलग अलग उद्देश्यों से, मतलब हर उद्देश्य से एक ना एक कोर्ट जो है हमारी इसमें सम्मिलित होती हैं। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका का महत्व क्या है। भारत के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल के लिए केंद्र और राज्य के बीच अथवा राज्य के बीच कार्य विभाजन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार विवादों का समाधान करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? बाई चांस कभी केंद्र और राज्य के बीच कोई झगड़ा हो जाता है या राज्य के बीच किसी बात को लेकर के, कार्य विभाजन को लेकर के कोई दिक्कत हो जाती है, या संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, या संघीय प्रशासन में कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो न्यायपालिका जो है बेटा वो तटस्थ और निष्पक्ष होकर के जो है अपना कार्य करती है और जो है अपने कार्य को पूर्ण रूप से धारण करती है। संविधान की सर्वोपारिता पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए किसी भी कानून की कलम अथवा उसके लिए प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत है नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान में अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। बेटा अगर संविधान में कोई हमको उतार चढ़ाव है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ करना है, तो इसका जो है अर्थघटन करना है, तो क्या है, न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका जो है ये कार्य कर सकती है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो, इसकी जांच भी जो है वो न्यायपालिका ही करती है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका, जिसने कानून बनाया है और जिसने लागू किया है, उनसे कोई अमर्यादित कार्य ना हो जाए, कोई गलत कार्य ना हो जाए या फिर कानून का कोई उल्लंघन ना हो, इसके लिए जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ कार्य कौन करता है? निर्भीक होकर के, बिना डरे न्यायपालिका करती है। न्याय प्रक्रिया में क्षति या विलंब ना हो, सभी नागरिकों को त्वरित मतलब तुरंत न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, समान न्याय मिले, इसके लिए संविधान का उद्देश्य न्यायपालिका ही सिद्ध करती है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका में सबसे ऊपर आने वाली सर्वोच्च न्यायालय की। देश की न्याय व्यवस्था को सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो दिल्ली में है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था जो है वो मानी जाती है। यह कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारत में दीवानी और फौजदारी जितने भी मामले होते हैं वो इसके अधीन आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 28 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसमें जो है बेटा एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो सबसे मेन होता है, और 28 जो है अन्य न्यायाधीश की संख्या होती है। इसमें प्रावधान बताया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उनकी जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या में संसद में परिवर्तन भी हो सकता है। संसद चाहे तो उसमें परिवर्तन भी ला सकता है, परंतु राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य का बोझ बढ़ गया है, मतलब न्यायालय में कार्य अधिक है और
मुख्य न्यायाधीश जो है कम है, तो संविधान के अनुसार जो है कुछ जजों को या कुछ न्यायाधीशों को क्या किया जाता है, एडहॉक पे उनकी नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वरिष्ठता मतलब ऊंचे होने के कौन सबसे ऊपर सीनियरिटी के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीशों के सलाह मशवरा पर ही होती है। अब हम बात करेंगे योग्यताओं की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के ग्रुप में कम से कम 5 वर्ष का उससे अधिक का उसको अनुभव होना चाहिए। किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील का अनुभव होना चाहिए। मतलब क्या है, वो किसी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसको कम से कम 5 वर्ष तक या तो उच्च न्यायालय में वो क्या हो, जज हो या फिर न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या 10 वर्ष किसी भी उच्च न्यायालय में वो वकील का कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति के मत के अनुसार प्रसिद्ध और न्यायविद, कानून का विशेषज्ञ, मतलब जो भी उसने केस लड़े हों, जो भी उसने न्याय दिए हों, वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। उसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष है। वहाँ तक अपने पद पर बना रह सकता है। अब कार्यकाल, उनका कार्यकाल जो है क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट, वो 65 वर्ष तक होती है। जबकि संसद के कानून के उसमें उसकी आयु सीमा बेटा बढ़ा सकते हैं। सेवानिवृत्ति होने के बाद वह किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में कभी ऐसा कभी हो जाए कि उसकी ज़रूरत पड़ती है उस न्यायाधीश को, क्योंकि वो न्यायविद है, उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक जांच समिति भी उठाई जाती है और उसे उसमें काम करने का मौका मिलता है। यदि कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्य से निर्वहन करने का अक्षम हो तो वह अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है। अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो क्या करेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन जैसे अपेक्षाओं के आधार पर उस पर महाभियोग चलाया जाता है। बेटा महाभियोग क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश यदि अपनी मर्जी से त्यागपत्र नहीं देता है तो उसको अयोग्य घोषित करके उस पर महाभियोग चलाया जाता है। उसकी कार्यवाही होती है, किस प्रकार से होती है, संसद के दोनों सदनों में उनके कुल सदस्यों की बहुमति, मतलब संसद में जितने भी सदस्य हैं उनकी अनुमति होती है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी होते हैं उनकी अनुमति और या बहुमति बोल सकते हैं, तथा उस सदन में और उस समय जिस समय ये बात चल रही है उस समय उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले, जितने भी मतदान में भाग लेने वाले लोग हैं उसमें लगभग 2/3 सदस्यों की बहुमति से पारित निवेदन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। मैं आपको फिर बताती हूँ कि लोग टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी अनुमति या बहुमति होती है, या फिर उस समय जिस समय ये बात चल रही है उस समय उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कम से कम 2/3 मतलब लगभग 2/3 लोगों की बहुमति से है राष्ट्रपति के उपस्थिति में जो है न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। संसद न्यायाधीश की अनुशासनहीनता से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जांच की कार्यवाही का आरोप सिद्ध करने के लिए कार्यवाही का नियमन करता है। मतलब क्या करती है, उस पर आरोप सिद्ध करता है। उसके संबंध में न्यायाधीश को संसद में उपस्थित रहकर अपने मतलब उसको अपने बचाव में, अगर संसद में ये कार्यवाही चल रही है तो मुख्य न्यायाधीश को अपने बचाव में क्या नाम है, उपस्थित रहकर अपने बचाव अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति वफादार रहने की जो है शपथ दिलाई जाती है। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताएं और कार्यक्षेत्र क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा विशेष सत्ता और विशेष कार्यक्षेत्र रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्याधीश की मूल क्षेत्राधिकार है, जिसको जो विवादों का निपटारा आदि करते हैं। पहला है मूल क्षेत्राधिकार। इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, इसमें है संघ तथा एक या एक से अधिक जो है बीच एक या दो या उससे अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो उसका निराकरण होता है। एक तरफ भारत सरकार हो और एक तरफ दूसरी राज्य की सरकार हो, उनके बीच में कोई मतभेद होता है तो उसका निराकरण करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच या राज्यों के बीच किसी चीज़ को लेकर के
तो अगर झगड़ा होता है तो उसका निपटारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय में संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार के बीच और किसी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित अगर कोई कार्य होता है तो भी उसका भी कार्य कौन करता है, समाधान कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस न्यायालय को नागरिक के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा, मतलब इसमें क्या है, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए भी आधारभूत या मूलभूत अधिकारों की बीच अगर कोई विरुद्ध कोई कार्य करता है तो भी उसको ये कार्य कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। राज्य के बीच अथवा राज्यों के बीच नदी के जल बंटवारे से संबंधित कोई कार्य होता है तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार से बाहर आता है। तो इसके लिए क्या है, जल न्याय पंच या वाटर ट्रिब्यूनल निर्णय करती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बेटा जो अंतिम निर्णय माना जाता है, इसे अन्य किसी न्यायालय में चुनौती हम नहीं दे सकते हैं और उसे स्वीकार करना उसके लिए यह क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो मैंने आज आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया, उसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया, उसके कार्यकाल के बारे में बताया, उसकी योग्यताओं के बारे में बताया है। और मैंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो कार्य होते हैं उसमें से मूलभूत क्षेत्राधिकार के बारे में बताया है। तो मैं आपका दूसरा अपील क्षेत्राधिकार आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।